हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब। आप सबका स्वागत है दिशा लर्निंग हब पर। मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास लाइव नहीं है मेरे भाई, रिकॉर्डेड है। सिंपल इंटरेस्ट के 3 हिस्से आपको दिए जा चुके हैं लाइव, और एक हिस्सा ये आपको रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन बाकी हैं आज हम उन सब पर डिस्कस करेंगे और पूरा टॉपिक आज ही समाप्त करेंगे। आप कोशिश करना लास्ट तक ये सेशन देखना, और वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, सेशन बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इस पर मेहनत पूरी की जा रही है। लाइक करना, और भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने जानने वाले लोगों में शेयर करो, और बने रहो दिशा लर्निंग हब के साथ, देखते रहो दिशा लर्निंग हब। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमें ऑफलाइन तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा संस्थान नागलोई पर है, पीसी ज्वेलर्स के जस्ट सामने ही हमारा ऑफिस है। आप हमें आकर के संपर्क कर सकते हैं। इस समय हमारे पास जो बैचेज हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी सीजीएल पीरी और सीएचएसएल के भी बैचेज हमारे पास चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बैचेज चल रहे हैं। तो आप जिस बैच में चाहें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के सेशन को करेंगे हम स्टार्ट, और जहां से हमारी आपकी बातचीत स्टार्ट होनी है सीधा हम उसी क्वेश्चन पर आते हैं। आपको मैंने इसी प्लेटफॉर्म से 3 पहले सेशन प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां पर 3 सेशन देख सकते हैं। आज का सेशन उससे जस्ट आगे का है, मतलब आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे, और किस किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर हमारी आपकी चर्चा होनी। मतलब हम 26वें सवाल से आज चर्चा करेंगे। इससे पहले 25 सवाल आपको पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज हम करीब 17-18 क्वेश्चनों पर और डिस्कस करेंगे। 42-43 सवालों का यह पूरा टॉपिक है। सवाल क्या है कि यदि किसी धन पर 3 साल के लिए 12.5% की दर से दिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम की वैल्यू देता है, तो आपको मूलधन खोजकर बताना है। मतलब इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है किसके किसके बीच में, साधारण ब्याज के बीच में और मूलधन के बीच में। तो मामला क्या है? मामला ये है मेरे भाई, 12.5% पर पैसा उठाया गया। ध्यान से सुनो, 12.5% पर पैसा उठाया गया। 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। जानते हो आप बिल्कुल आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 रुपए आप किसी को प्रिंसिपल दोगे उधार, तो 1 साल में आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ब्याज के तौर पर मिलेगा। अब क्योंकि हमारा पैसा 3 साल के लिए उठा है, तो अगर हम किसी को 8 रुपए का उधार देंगे तो वो बंदा हमें 1 रुपए नहीं 3 रुपए साधारण ब्याज देगा। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल होगा, अगर हम उसको 8 लेकर के चले, कितना लेकर के चले? 8। नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल मानी जाती है। तो हमारा जो एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का, वो 3 रुपया बनेगा। भाई 1 साल का अगर 1 रुपया बन रहा है तो 3 साल का 3 रुपया बनना चाहिए। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल 8 का हुआ और एसआई आपका 3 का वैल्यू का हुआ। अगर मैं इस प्रिंसिपल में और इस एसआई में डिफरेंस देखूं तो कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। मतलब जो हमारा एसआई है हमारे प्रिंसिपल से 5 कम है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो एसआई है हमारे प्रिंसिपल से 3500 कम। इसका मतलब जो 5 की वैल्यू है वो 3500 के बराबर हुई। अगर 5 की वैल्यू 3500 के बराबर हुई, अगर हुई, तो 1 की वैल्यू 700 के बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाई 5 से इसको भाग लगाओगे तो 1 की वैल्यू 700 के बराबर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 700 के बराबर है तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 8 की वैल्यू 8 सत्ते 5600 के बराबर आनी चाहिए। और इस तरह के सवालों को हम इसी मेथड पर हैंडल करेंगे, और ये अच्छा मेथड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इस सवाल का आंसर 5600 दीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते रहिए दिशा लर्निंग हब। सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, मैं पहले ही आपको बता। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा ही एक सवाल और हम आपको कराएंगे, ताकि अगर एक बार में कम बात समझ में आई हो तो एक बार और कर करके आप ज्यादा बात समझ पाए। तब तक मैं, आंख में दर्द हो रहा है, ऐनक लगा लेता हूं। ठीक है जी। तो मिला जुला के मामला समझते हैं क्या है इस सवाल का। किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो मूल राशि से 4400 रुपए कम, 4400 रुपीज कम है। अगर ब्याज की दर 6/2/3% है तो मूलधन आपको पूछकर बताना है कि मूलधन क्या। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, और टाइम 4 साल का। ध्यान रखें, कितने साल का टाइम है? 4 साल का टाइम।
तो सबसे पहले तो 6 कंप्लीट 2/3% का वैल्यू आप लिखिए, और 6 कंप्लीट 2/3% का वैल्यू होता है 1/15, 1/15। मतलब आप किसी को 15 रुपए का उधार देते हो तो साल भर में आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है जी। तो इस बात का सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्रिंसिपल 15 रुपए होगा तो हमारा जो एसआई होगा 4 सालों का वो 4 रुपए होगा। भाई 1 साल का एसआई अगर 1 रुपया हो रहा है तो 4 साल का एसआई 4 रुपए होगा। तो अगर मैं अपने प्रिंसिपल में और अपने एसआई में कंपैरिजन करके देखूं कि क्या वैल्यू में फर्क है, तो आप देखोगे 15 और 4 में कितने का फर्क है, 11 का फर्क। कितने का? 11। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस कितने के बराबर है? 4400 के बराबर है। मूलधन से जो हमारा ब्याज है वो 4400 रुपया कम है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 11 की वैल्यू कितनी है? 4400। अगर 11 की वैल्यू 4400 है, सॉरी, अगर 11 की वैल्यू 4400 है मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर आनी चाहिए। और अगर 1 की वैल्यू 400 के बराबर आ रही है, इसका मतलब 15 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 6000 के बराबर आएगी। तो हमारा मूलधन कितना रुपया है? 6000 रुपया है। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। ए इज द राइट। तो पहला ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6000 रुपये इसका प्रिंसिपल बनेगा। अगर आपको ब्याज पूछता है तो आप ब्याज भी निकाल सकते हो। देखो, ब्याज अगर पूछता है तो ब्याज के लिए क्या करोगे? 4 गुणे 400। 4 गुणे 400 का मतलब हो गया 1600 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमसे ब्याज नहीं पूछा है तो हम ब्याज पर बात नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात हमारे हर बच्चे को समझ आ पा रही है? क्या इतनी बात हमारे हर बच्चे को समझ आ पा रही है? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है देख। हर तरह के सवाल हैं हमारे पास, हर तरह के सवालों को हम हैंडल करेंगे। आपको बड़े बड़े सवाल, छोटे छोटे सवाल सब कुछ लगाने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना ही बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, ना ही बहुत छोटे छोटे। मॉडरेट पेपर होता है, छोटे बड़े सवाल मिला करके आते हैं। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए उधार ली 6% पर। अनंतर वही धनराशि अगले 5 साल में जो है कुछ समय के बाद 9% पर चलेगी, और 8 सालों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% वार्षिक रखी जाएगी। यदि 11 वर्षों के बाद कुल जो है 8160 रुपए ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होकर के आ रही है। अगर किसी सवाल में साधारण ब्याज का कोई सवाल है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे अलग अलग करके आ रही है, तो इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, सीधा मैं इसी मुद्दे पर आता हूँ। ध्यान से समझ लो। 6% का मतलब हो गया कि जितना आप पैसा उधार दोगे 1 साल में 6% लोगे, उसी पैसे का ब्याज के तौर पर 6% पैसा आप वसूलोगे। इसका मतलब अगर 3 साल के लिए आप पैसा उधार रखे रहोगे तो 6×18% तो आप यहीं से कमा लोगे। भाई 18% तो आप यहीं से बना लोगे। पैसे का 18% ब्याज के तौर पर बन गया है। आगे 5 वर्षों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ। आगे की जो 5 साल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो इन 5 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। इसका मतलब 9 बचे 45% आप यहां से ब्याज के तौर पर कमा लो। इतनी बात में कोई डाउट है? नहीं ना? तो बस मेरे भाई 8 वर्षों के बाद, अच्छा ये बात ध्यान से पढ़ना कि 8 वर्षों के बाद जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% चलेगी। 8 वर्षों के बाद, यहां पर ये वर्ड ध्यान से देखिए, 8 वर्षों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% रहेगी। अच्छा, कितने वर्षों तक रहेगी? तो 11 साल में ही पैसा चुका दिया गया। यहां से लिखो, देखो 11 वर्षों के बाद ये पैसा क्या किया गया? चुका दिया गया है। तो 5 और 3 साल हो ही गया है, 3 साल तक इसका मतलब और पैसा ये रखा रहेगा। तो 3 साल तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो 13% रहेगी। यहाँ पे 8 लिखने की गलती मत करना, क्योंकि वो जो 8 दिया गया है वो ये बता रहा है कि 8 वर्षों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेनी है। तो 8 वर्षों के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है वो 13% लेनी है। बात समझ आ रही है आपको? 13 × 3 कितना हो जाएगा? 39%। ठीक है जी। ऑल ओवर जो हमारी ब्याज बनी है वो प्रिंसिपल का कितना % बना है, तो इस बात को हम जोड़ करके पता कर सकते हैं। 8 5 13 9 22 के 2 कैरी है 2, 4 1 5 3 8 और 2 10, यानी 102% ब्याज बन गया सर। मतलब पैसा डबल हो गया, एक प्रकार से डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ वो भी समझो। आप बात को समझने की कोशिश करो, रट वट करके काम चलेगा नहीं। आप अगर यहाँ पर 100% आया हो, 100% आने का मतलब हो गया कि जितना आप प्रिंसिपल देते हो उसी के बराबर आपको ब्याज मिलती है। लेकिन 102% आया है, इसका मतलब प्रिंसिपल से भी आपकी ब्याज ज्यादा है, यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी
वो ब्याज से कमी है एक प्रकार से, ऐसा हम गेस लगा सकते हैं। इससे कुछ मिलेगा नहीं आपको, बस आपकी समझ के लिए आपको बता रहा हूँ, चीजों को समझते हुए भी चलिए। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का 102% जो है वो एज अ ब्याज आपको मिला है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 102% बराबर कितने के, 8160 के। हाँ, तो इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। अच्छा 1% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% रहा होगा ना भाई, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो प्रिंसिपल भी अपने आप में 100% रहा होगा। तो 1% का वैल्यू अगर 80 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले को 8,000 रुपये का उधार दिया था। कितने रुपए का उधार दिया था, 8,000 रुपये का उधार दिया था। मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट। बात समझ गया, क्लियर है, वापस से समझ लीजिए। 3 साल की 6% रेट है, 18% हो गया। 5 साल की 9% रेट है, 45% हो गया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ हो सकता है कंफ्यूज हो कि सर यहाँ 8 लिखना चाहिए था, 8 आपने 3 क्यों लिख दिया। मेरे भाई 8 सालों के बाद की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि 8 सालों के लिए 13%, नहीं, आपसे कह रहा है 8 सालों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% वार्षिक है। इसका मतलब इस 8 वर्ष के बाद जो टाइम पीरियड है उसमें 13% रखना है। अच्छा इसने 11 साल में पैसे ही निपटा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने 3 और साल लिए होंगे बस, तो इसीलिए यहाँ पर 3 साल लिखा है। बात समझ आई आपको। तो 18%, 45 और 39 जोड़ा तो 102% आ गया, यानी 102% का जो ब्याज है वो कितने के बराबर है, 8160 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू 80, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा तो 100% का वैल्यू 8,000 रुपए के। इज इट क्लियर। मेरे हिसाब से इस तरह के सवाल आप आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखने की कोशिश करिए और एक बार सेशन को रोक करके लगाइए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से सेशन को बढ़ा करके फिर सवाल को देखिए कि क्या दिक्कत आ रही। अब हम आ गए हैं अपने इस सवाल पर। क्या सवाल है, पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो है 3% वार्षिक रखी जाएगी। ठीक है सर, कहाँ भाग रहा है भाई, जरूरत है, भाग रहा है, जरूरत है। ब्याज की दर कितनी है, 3% वार्षिक है पहले 4 सालों में। अगले 4 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% वार्षिक है। और 8 वर्षों से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 6% वार्षिक। यानी 8 साल के बाद, 8 साल से बाद का जो टाइम होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 6%। कुल 9 साल पैसे रखे गए थे, 9 सालों में ही पैसा चुका दिया गया था, ये बात जान लेना। तो 31 साधारण ब्याज 817 रुपया है, तो आपको धनराशि निकाल के देनी। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 4 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है, 3%। 4 3 12%, तो यही कमा लिया इसने। कितना कमा लिया, 12। ठीक है सर। अगले 4 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है, अगले 4 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल, 20% यहाँ कमा लिया इन्होंने। और 1 साल तक इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए 6%, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा यहाँ एक कैसे आ गया, यही बात वापस से मैं आपको समझाऊंगा कि 8 सालों के बाद केवल 1 साल और रह गया, क्योंकि 9 सालों में टोटल पैसा चुका दिया जाता है। तो मिला जुला के ये मामला हो गया खत्म। अब हम देखेंगे हमें ब्याज कितने परसेंट मिलेगी। तो हमें ब्याज मिल जाएगी 12 20 32 और 6 38% एज आ ब्याज हमें मिले। प्रिंसिपल का 38% ब्याज, यानी प्रिंसिपल अगर 100% होगा तो 38% ब्याज ब्याज आएगा। ठीक है जी। तो 38% का जो वैल्यू है, 38% का जो वैल्यू है 817 रुपए के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 1% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 817 बटे 19 चौक 76, 19 तिया 57 और 19 दूना 38, 43 बटे 2 आ रहा है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, या कह लो 21.58। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करोगे तो उधर भी 100 से गुणा हो जाएगा, 2150। 2150, क्योंकि जब 100 से गुणा करोगे तो एक अंक से दशमलव हट जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो 2150 रुपए था। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप हर सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और चीजों को समझते हुए चलिए, ध्यान से देखते हुए चलिए। दिशा लर्निंग हब आपके साथ है। सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रताप भैया हैं, अरुण से कोई धनराशि उधार मांगकर लेकर आए हैं। पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 12% रखी है, अगले 5 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% रखी है, और 8 सालों के बाद जो भी समय अवधि बचेगी उसमें 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट चलाएंगे। ठीक है जी। और 11 सालों के बाद पूरा पैसा चुकता कर दिया गया है, यानी मामला टोटल 11 सालों का है। ये ध्यान रखें, कितने साल का मामला है? 11 सालों का। 11 साल से ज्यादा पैसा नहीं रखना। अच्छा, जो पैसा 11 साल के लिए आया था, तो जो ब्याज है वो मूलधन से 6080 रुपये ज्यादा है। अच्छा, ये ना आप इसे ब्याज समझने की गलती करना, ये जो 6080 रुपये ना ही ये ब्याज है ना ही ये मूलधन है। ये जो वैल्यू है ये मूलधन से भी 6080 रुपये ज्यादा है। बात समझ गए नहीं समझ गए? मतलब जो भी हमारा ब्याज आया है इतने टाइम पीरियड के दौरान, वो जो हमने उधार दिया था उस पैसे से भी 6080 रुपये ज्यादा है। और इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये क्या है? ज्यादा है। ठीक है जी। अभी मैं आपको वापस से ये बात समझाऊंगा भी, लेकिन पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हर साल 12% पैसा वसूलते हैं, तो 12 3 36%, जितना रुपया आपने उधार दिया था उसका 36% ब्याज के तौर पर आपने यही कमा लिए 3 सालों में ही। अगले 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% रखी जा रही है, तो अगले 5 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 16%। तो 16 पंचे कितना हो गया मेरे भाई? 80% लगभग यहाँ कमा लिए पैसे का। और 11 साल में टोटल पैसे चुका दिए, जिसमें 5 और 3 8 साल निकल ही गया है, तो अब बचा कितना? बचा 3 साल। इन 3 सालों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखनी है वो रखनी है 20%। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेट बढ़ाए भी जा रहा है। कितना आ गया? 60%। ठीक है, कितना आ गया? 60। 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 6 14 3 17, 176% की ब्याज बनती है। कितने परसेंट की ब्याज बनती है? 176%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। मैंने आपको कहा कि हमेशा आपका प्रिंसिपल 100% मानो अपना, और जो आपकी एसआई बनी वो कितनी बन गई? 176% बन गई। आया? इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने पैसा उधार दिया था उससे भी ज्यादा आपको क्या मिल गया है? ब्याज मिल गया है। 100% आपने उधार दिया था, ब्याज के तौर पर 176% मिला। तो प्रिंसिपल से ये एसआई कितना ज्यादा है, अगर आपको ये जानना है तो आप पाओगे ये 100 है, ये 176, यानी 76% ज्यादा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये 6080, ये 76% की वैल्यू है मेरे। ये कितने की वैल्यू है? 76% की। कैसे सर? 11 वर्षों के उपरांत जो ब्याज है वो मूलधन से 6080 रुपये अधिक। अगर हम यहां पर देखें अपना प्रिंसिपल 100% मानकर, हमारी एसआई 176% आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू से ये वैल्यू कितना ज्यादा है? 76% ज्यादा। तो ये जो 6080 रुपये लिखा हुआ है ये 76% का वैल्यू, और हमें प्रिंसिपल बताना है। इसका मतलब 76% बराबर कितना होगा? 6080 का। यहाँ पर लिख दो 76% बराबर क्या होगा? 6080। तो हमें तो 1% का वैल्यू चाहिए। 1% के लिए हम क्या करेंगे? 6080 डिवाइडेड बाई 76। तो 19 या 57 और 19 दूना 38, 1976, 4 8 32, यानी कितना आएगा? 80 आएगा मेरे भाई। पता नहीं आपको ये चीज दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही सर, 80 आएगा। ठीक है जी। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 80। अगर 1% का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 8000। 100% का वैल्यू कितना होगा? 8000 रुपए। ए इज द राइट, ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। 76% का वैल्यू क्या हो गया? 76% का वैल्यू 6080, 1% का वैल्यू क्या? 80। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 8000। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज यहाँ नहीं दिख रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो दिख रही थी, लेकिन अगर मान लो नहीं दिख रही तो आप यहाँ पर कर लो यार। 76% बराबर कितना? 6080 के। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 80। कैलकुलेट कर लेना। अगर 1% का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू 8000 रुपये होगा। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल के सवाल आएगा तो जैसा भी सवाल आएगा आप ऐसा ही आएगा, हैंडल कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
क्या मेरी बात आपके कानों तक अच्छे से पहुंच पा रही है? चीजें आपको समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आप किसी छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको देखो किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता। अगर आप किसी छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या एमटीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हो, इस तरह का कोई भी एग्जाम है आपका, तो आपके लेवल की जो चीजें हैं वो समाप्त हो गई हैं मेरे भाई। 30 सवाल अगर आप ये लगा लेते हैं एसआई का, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको सारे कराए हैं, मतलब 3 पार्ट पहला, 3 ही पार्ट हुए ना? हाँ, 3 पार्ट पहले हो चुके हैं और 1 पार्ट ये चौथा पार्ट था, ये शायद ये तीसरा पार्ट होगा, मुझे आइडिया नहीं है, तीसरा पार्ट है शायद, देख लेना यार, सॉरी। तो मतलब मिला जुला के अगर ये 30 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, जो कि प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपका काम डेफिनेटली छोटे एग्जामों में बन जाए। लेकिन अगर आप सीजीएल प्री का पेपर देना चाहते हैं, सीजीएल मेंस का पेपर देना चाहते हैं, सीपीओ का पेपर दे रहे हैं, या किसी ऐसे एग्जाम का पेपर दे रहे हैं जिसमें मैथ का एक लेवल है, ठीक ठाक लेवल पे सवाल आ, तो आप फिर थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाइए, और जो क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर तरह के एग्जामों के लेवल अलग अलग हैं। पूछे यही अर्थमेटिक के सवाल जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल इनहेंस किया जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे रहा है, क्या सवाल है? कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 4:5। मतलब किसी आदमी ने कोई पैसा उधार दिया होगा, तो कुछ टाइम पीरियड बीता होगा, तो जो रेशियो है मूलधन का और मिश्रधन का, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो 4:5। अगर 3 साल बाद का रेशियो चेकआउट किया जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में क्या चला। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी बच्चे को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालने आता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेगा ये समझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, रेट परसेंट बराबर होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल की ब्याज, पहले तो आप ये समझो, डिवाइडेड बाई क्या? प्रिंसिपल, यानी जिस पैसे पर ब्याज लगा हो, और मल्टीप्लाइड बाई क्या? ऐसा करने से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल जाएगा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 1 साल की ब्याज है ऊपर रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या? 100, यही परसेंटेज होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ गए? तो हम देखते हैं सवाल का मामला है क्या, सवाल का मामला समझाते हैं आपको समझ। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, शुरुआत में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है क्या है? 4:5। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को 4 रुपए उधार दोगे तो कुछ सालों के बाद आप 5 रुपए उससे मांगोगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप 3 साल का इंतजार कर लेंगे तो आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5:। अब आप मुझे एक छोटी सी बात समझाना, आप मुझे छोटी सी बात समझाना। 2 रेशियो दे रखे हैं आपको, एक 4:5 का रेशियो दे रखा है, एक 5:7। आप मुझे एक छोटी बात बताओ, क्या प्रिंसिपल अमाउंट कहीं भी चेंज करने की बात की जा रही? कहीं भी पूरे सवाल में नहीं ना? मतलब इस पूरे सवाल में कहीं भी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हुआ ही नहीं। और जब तक किसी सवाल में साधारण ब्याज के ना कह दिया जाए कि प्रिंसिपल बदला जा रहा है, तब तक आप अपनी तरफ से प्रिंसिपल नहीं बदलेंगे, कभी भी मत बदलिए। हाँ, अगर ये सीआई होता तो सीआई में हम जानते ही हैं कि प्रिंसिपल हर साल बदलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एसआई है और क्वेश्चन में भी कहीं लिखा नहीं है कि प्रिंसिपल चेंज किया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यार बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। अमाउंट चेंज हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट इसलिए चेंज हो सकता है क्योंकि भाई ब्याज आएगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ब्याज ज्यादा आएगा और अमाउंट बदलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल नहीं बदलना चाहिए, इस बात का सीधा मतलब ये हुआ कि हम इस वैल्यू को 5 से गुणा करेंगे और इस वैल्यू को 4 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल सेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 5 से गुणा हो रहा है तो क्योंकि रेशियो पर इंपैक्ट ना पड़े तो 5 से यहाँ भी गुणा होगा, और 4 से यहाँ गुणा हो रहा है तो 4 से यहाँ भी गुणा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मामला ये है कि आप किसी को P रुपया उधार देते हो, कितना रुपया? P रुपया। तो कुछ सालों बाद, मतलब आप किसी को 20 रुपया उधार देते हो एक प्रकार से, तो कुछ सालों के बाद ये पैसा हो जाता है 25। यहाँ पर देखो 20 रुपए से 25 रुपये,
और अगर 3 साल का आप और इंतजार कर लेते हैं, कितने साल का, 3 साल का, तो ये पैसा कितना हो जाता है, 28। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ भाई। अगर आप किसी को 20 रुपए का उधार देते हो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ये पैसा 25 हो जाएगा, और अगर 3 साल का और इंतजार कर लोगे तो पैसा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 1 साल में 1 रुपया ब्याज आता है भाई। अगर 3 साल में देखो 25 से पैसा कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। इसका मतलब 1 साल में 1 रुपए का ब्याज आ रहा होगा, आया ना। 1 साल में 1 रुपए का ब्याज आ रहा होगा, तो अगर हमें रेट निकालनी है तो 1 रुपया ब्याज आ रहा है कितने रुपए पर, 20 रुपए पर, क्योंकि हमने उधार 20 रुपए दिया, और मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आ ही गया तो बात खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। क्या किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो रही? 31 सवालों पर हमारी आपकी चर्चा हो गई समाप्त। बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहे, क्योंकि आज बिना ऑफलाइन क्लास के पहले ऑनलाइन क्लास चल रही, और ऑनलाइन क्लास पहले चलेगी तो एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। आवाज की पिच की बात नहीं कर रहा, एनर्जी का लेवल जरूर हाई रहेगा। आपको सुस्ती नजर नहीं आएगी, आपको फील नहीं होगा सर। इसीलिए अब आपको एनर्जी के साथ क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर घूमते टहलते आ गया, ये सवाल देखिए, अच्छे अच्छे को छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले हैं, वैसा ही कुछ सवाल है ये। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए का कर्जा लिया है। 3 साल के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया, ठीक है भाई। 5 वर्ष के अंत में, 5वें वर्ष के अंत में सॉरी, 5450 रुपए का एक और भुगतान किया और लोन को कर दिया समाप्त, चुकता कर दिया। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है। अब इस सवाल में आप एक छोटी सी मेरी बात मानिए और राय मानिए, उसके बाद हम चीजों पर काम करेंगे। तो मिला जुला के मामला क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से पैसा उधार लेकर के आए, और आप मान लो 10,000 रुपये उधार लेकर के आते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो 5 साल के लिए आप पैसा लेकर आए थे, अब आपके पास जुगाड़ हो गया कुछ पैसे का, मान लो 6-7 हज़ार रुपये जुगाड़ हो गया। आप 2 साल बाद पहुंचे और कुछ पेमेंट कर देते, 6-7 हज़ार रुपये जो भी आपके पास रहता। तो आप 6-7 हज़ार रुपये जिसकी पेमेंट करेंगे, अब उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जो पैसा बचा है केवल उस पर ब्याज लगेगा। मतलब हम जो पेमेंट कर देते हैं उसका ब्याज हम नहीं देते हैं भाई, वरना हमें पेमेंट करने का फायदा क्या होगा। तो मिला जुला के आप इतना समझिए कि जैसे जैसे आपके पास पैसे हो वैसे वैसे आप पैसा चुका दीजिए, इससे आपको ब्याज कम भरनी पड़ती है। सेम फिलॉसफी सवाल की, एक आदमी ने 7,000 रुपये एक बैंक से कर्जा लिया, ठीक है। 3 साल बाद उसने बैंक को 3,000 लौटाई। इस बात का मतलब ये हुआ कि 3 साल तक 7,000 पर ब्याज लगता रहा होगा। इसने जो पहली बार पैसा लौटाया है वो 3 साल के बाद पैसा लौटाया। तो 3 साल के बाद इसने क्या किया है, 3,000 रुपये वापस कर दिए। अच्छा, 5वें वर्ष के अंत में इसने 5450 दिया और लोन हो गया खत्म, ठीक है जी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि पहले 3 साल 7,000 रुपये पर ब्याज लगती रही होगी, तो 7,000 रुपये पर 3 साल तक आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगी, ठीक है जी। क्योंकि भाई जितना कर्जा लेकर के आओगे उतने पर ब्याज लगेगी। तो 7,000 रुपये पर 3 साल तक 8% की रेट से ब्याज लगेगी। प्लस अब आप कह रहे हो मैं 3,000 का भुगतान कराया 3 साल के बाद, तो अगर आप 3 साल के बाद 3,000 का भुगतान कराए तो अब आपका जो पैसा रह गया, लोन रह गया, वो कितना लोन रह गया, 4,000 रुपये। तो आपको 4,000 रुपये पर लोन देना है। बेसिकली मेरी बात का मतलब ये है कि जो पैसा हम पेमेंट कर देते हैं उससे हम ब्याज से बरी हो जाते हैं। तो हमने जैसे 3,000 रुपये की पहली पेमेंट कर दी, तो अब हम बरी हो गए हैं, वो 3,000 रुपये मुझे नहीं देने, मतलब उस 3,000 रुपये में ब्याज नहीं देने, सॉरी। अब इस 4,000 पर 2 साल का ब्याज लगता रहेगा, क्योंकि भाई 3 साल के बाद ये पैसा चुकाए थे और आप लोन खत्म करते हो 5 साल के अंत में, तो चौथा और 5वां साल तो ब्याज लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, R% डिवाइडेड बाई क्या। अच्छा, कितनी ब्याज बन जाएगी, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 PRT/, ठीक है।
कितनी ब्याज बन जाएगी, अगर आपको ये जानना है कितनी ब्याज बन जाएगी, तो एक बार आपने 3,000 रुपए का भुगतान करा है 3 साल के बाद, और एक बार 5450 का भुगतान करा, ये दो भुगतान आपने करे हैं 0, 5, 4, 8,450, और आप लोन कितना लेकर आए थे 7,000, तो लोन आपका 7,000 है, पैसा आप चुकाते हो 8450 रुपए, यानी आप एक्स्ट्रा कितना देते हो 1450, कितना देते हो मेरे भाई 1450। ठीक है जी, अब आप इसे कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, 7 तिरिक 21, 210 हो जाएगा, और 40 दूनी 80, 210 और 80 कितना हो जाएगा 290 आर, 290 आर बराबर क्या हो जाएगा 1450, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 29 पंचे 145 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 5%। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी मेरे भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 7,000 रुपए पर 3 साल तक ब्याज लगता रहा 8% से, फिर 4,000 रुपए पर 2 साल तक ब्याज लगता रहा, और 1450 रुपए की ब्याज है, कैलकुलेट कर दिया आंसर। ठीक है जी, इस सवाल को आप थोड़ा सा छोटा यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म करके भी लगा सकते हो, मतलब तरीका यही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म आप ले सकते हो। मामला क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि हम 7,000 रुपए का 3 साल का ब्याज निकाल रहे हैं, आया ना, फिर उसके बाद हम 4,000 रुपए पर 2 साल का ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। इससे बेहतर ये था कि 7,000 रुपए का जब हमें 3 साल का ब्याज निकालना है, तो 7 गुणे 3 यानी 21,000 का हम 1 साल का भी ब्याज निकाल दें। ठीक है, 21,000 का 1 साल का ब्याज निकाल दें, और 4,000 रुपए पर जो 2 साल का ब्याज निकाल रहे हैं हम, इससे अच्छा ये कि 8,000 रुपए का हम सीधा 1 साल का ब्याज निकाल दें, तो 21, 60, 29,000 रुपए का हम 1 साल का ब्याज निकाल दें, तब भी यही आंसर आएगा। इस तरीके से आप सवाल को थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, बस, और लिखना कम पड़ेगा, मतलब बस मामला इतना। तो 7,000 रुपए मैं उधार लेकर के आया, और 3 साल बाद ही मैं पैसा चुकाने जाऊंगा, तो 7 तिरिक 21,000 रुपए, तो यही हो गया, और 3,000 रुपए उसके बाद हमने चुका दिए, तो 4,000 रुपए बचेगा, तो 4 दूनी 8,000 रुपए ये हो गया। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो 29,000 रुपए का 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, कितने परसेंट से 8% से, डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना मेरे भाई 1450। इस तरीके से भी आप इस सवाल को लगा सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो, 29 पंचे 100, तो आप पाओगे, आपको लिखना थोड़ा सा कम पड़ेगा। तरीका टेन, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं बताया अभी आपको कम समझ में आया, मान लो नहीं है, तो आप मत फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है, आप उस पिछले वाले तरीके से ही लगाओ, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं, उससे भी सवाल बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी लग जाएगा, इतनी दिक्कत वाली बात है। अगर आपको समझ आ रहा है भाई तो तरीका ठीक है, तरीके में कोई दिक्कत नहीं। कि 7,000 रुपए पर सोचो, 7,000, 7,000, 7,000, और फिर 4,000 और 4,000, 29,000 रुपए बनता है। ऐसे डायरेक्ट किसी पर निकाल लो। इस 7,000 पर पहले साल भी ब्याज लगेगी, 7,000 पे दूसरे, 7,000 पे तीसरे साल, फिर 4,000, 4,000 पे ब्याज लगेगी। ऐसा कर सकते हो आप, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सवाल भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या मामला है समझते हैं। एक आदमी ने एक बैंक से 6,000 रुपए का उधार लिया है, 4 साल बाद 2,500 रुपए चुकाए, मतलब 4 साल तक मामला ऐसे ही चला। तो आप चलो कोई बात नहीं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लगाते, तो 4 साल तक इसका ब्याज लगता रहा होगा 6,000 पर। ठीक है जी, तो 6,000 रुपए पर आप देख लेना, अगर शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आया तो आप खुद भी तो लगा सकते हो। 4 साल तक ब्याज चला, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने 2,500 रुपए चुका दिए होंगे, तो अब आपका लोन कितना रह रहा है, आपका लोन रह रहा है 3500। इस 3500 का 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 5वें साल के अंत में इसने पैसे को चुकता कर दिया है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि मुझे ब्याज कितनी लगेगी, मुझे ब्याज कितनी लगेगी भाई। देखो, 6,000 रुपए पर 4 साल तक इसने कोई पैसा अदा नहीं करा, तो 4 साल तक ब्याज चलती रहेगी। फिर इसने 2,500 चुका दिए, तो पैसा बचेगा 3,500, और 3,500 पर 1 साल की ब्याज लगेगी, क्योंकि 5 साल में टोटल पैसा अदा होगा। तो एक बार भाई ने दिए 2,500 रुपए, और एक बार इसने पेमेंट करी 4,550 की, तो 0, 5, 5, 5, 10,
7,050 की टोटल पेमेंट हुई है। पैसा उधार कितना आया था? 6,000। 7,050 का पेमेंट हुआ, यानी ब्याज कितनी बनी भाई? 1,050। 1,050 यहाँ पर लिख, ये ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का निपटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ की 2 जीरो भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये 6 चौक 24, 240 और 35, 240 और 35 कितना होता है? 275। बोलो भाई, 275 ही होता है ना। 240 और 35, 275। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,050। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,050 बटे 275। अब आप इसे सॉल्व करिए, 25 से काटेंगे तो 10 चौक 40 और 2 42, और 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। 11 3 33, 9/11, यानी 3 सही 9/11% की रेट ऑफ, 3 सही 9/11% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। कहीं पर है ये आंसर? सी इज द राइट आंसर। सी पर हम बढ़ जाएंगे, सी की तरफ बढ़ जाएंगे, सी की तरफ बढ़ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। वैसे एक बार मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ, बैटरी भी ठीक है। अभी ये क्लास पूरी निकालनी है हमें, घबराने की जरूरत नहीं है। 33 सवालों का ये टॉपिक अभी तक हो चुका है, और हम बेसिकली 42-43 सवालों पर चर्चा करेंगे आपके साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या सवाल है समझते हैं। सवाल है, राम ने सीता से 3 साल के लिए 14% की रेट से 6300 रुपए का उधार ले लिया। ठीक है जी, उसने इसमें कुछ धन और मिलाया, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा मिला रहा है भाई। और वह 16% की दर से 3 साल के लिए ये पैसा गीता को उधार दे देता है। कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया, और जो 6300 रुपए लाया था वो भी। अच्छा, उसने इन सब बिजनेसों से जो पैसा कमाया वो 618 रुपए का। तो बताइए कि उसने अपने पास से कितने पैसे लगाए थे। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप उन्हें कैसे लगाओगे? देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि जो राम है वो 2 तरीके से पैसा कमा रहा है। पहला तरीका इसका पैसा कमाने का ये है कि 14% पर सीता से पैसा लेकर आया, और 16% पर गीता को पैसा दे रहा है। तो 2% तो ये सीता के पैसे से ही पैसा कमा ले रहा है, जैसा बैंक करता है। बैंक क्या करता है? बैंक हमसे पैसा लेता है, हमारा पैसा जमा कराता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6.5%, मैक्सिमम 7% तक देता है। लेकिन जब आपके पास कभी लोन के लिए फोन करता है या किसी को भी लोन देता है, तो 12%, 13%, 11%, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसा उधार देता है। इससे बैंक को पता क्या फायदा होता है कि आपको लौटाने हैं उसको 7%, और उसने पैसे चढ़ा दिए 11% पे, तो जो बीच का 4% का फर्क है वही उसका फायदा है। आप इस बात को ऐसा समझो, जैसे मान लो 100 रुपए आपने बैंक में जमा किया, और बैंक 6% की रेट दे रहा है, तो आपका पैसा कितना होगा? 106 होगा 1 साल के बाद, यानी आप उससे 106 मांगोगे। अच्छा, बैंक ने आपके 100 रुपए 12% पे चढ़ा दिए, या 13% पे ले लो, 113 रुपए बैंक को मिलेंगे, वो आपका 100 रुपया किसी और को दे देगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको 106 का 106 लौटा देगा, और सामने वाले से जिसको उसने बैंक ने लोन दिया है उससे 113 लेगा। 113 लिया, 106 ही लौटाने पड़े, तो 7 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो। 7 रुपए का फायदा क्यों हो गया? क्योंकि जो रेट आपको दे रहा है और जो रेट उस बंदे को दिया है जिसने लोन लिया, उसकी रेट में 7% का डिफरेंस है, तो वही उसका फायदा होगा। तो एक तो राम भैया यहाँ यार गीता के पैसे, सॉरी सीता के पैसे से ही 2% कमा ले रहे हैं, और कुछ पैसा उन्होंने जो अपने पास से मिलाया है उससे भी कमाया। तो पहले मैं यही देखता हूं कि सीता के पैसे से राम ने कितने पैसे कमाए। तो 6300 रुपए 2% से 3 साल में कितना पैसा जनरेट कर सकता है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 63 दूना 126 या 378, तो 378 रुपए तो राम ने यहां से कमाए थे सीता के पैसे से। ठीक है, अच्छा राम ने टोटल पैसे कितने कमाए? 618। इसका मतलब बाकी का जो धन है, बाकी पैसा वो कितना बचता है? 618 माइनस 378, 0।
4, 240 रुपए इन्होंने अपने पैसे लगा करके कमाए। वैसे राम ने टोटल 618 रुपए कमाए थे, लेकिन सीता वाले पैसे से ही इन्होंने 378 रुपए कमा लिए। तो बाकी का ये 240 रुपए है, ये कहाँ से कमाया? ये अपने पास से कुछ पैसा लगाया था, उससे कमाया। अच्छा, जो पैसा अपने पास से लगाया है उसको तो किसी को वापस नहीं करना, यानी वो 16 का 16% राम का फायदा है। यहाँ पर 2% नहीं, यहाँ पर 16%। तो राम ने मान लो 100 रुपए अपनी तरफ से मिलाए थे और 16% कमाया। कितने साल के लिए? 3 साल। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, क्योंकि ये पैसा किसी को वापस नहीं करना। बराबर कितना? 240। तो 16 या 48 से ये 240 कितनी बारी में? 5 बारी में कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यानी राम ने अपने पास से टोटल 500 रुपए ही ऐड करे हैं, और यही आपका आंसर है। मतलब बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 34 सवाल हम आपके साथ चर्चा कर चुके, जल्दी से करिए नोट डाउन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है समझते हैं। ये क्लास ऑफलाइन है मेरे भाई, ठीक है, ऑफलाइन क्लास है। अच्छे अच्छे सवालों पर आज हमारा आपका डिस्कस हो रहा है। एसआई के अच्छे सवालों पर हम डिस्कस कर। एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% पर और 7% पर साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया है। पहले वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीना पहले चुका दिया गया है और प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त। ठीक है जी। तो पहली बात तो इस सवाल में अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ में आ रही तो मैं बता देता हूं कि साधारण ब्याज सेम है, इसमें क्या है? साधारण ब्याज बराबर। अब आप कहोगे कहाँ लिखा हुआ है ये बात? कहाँ लिखा हुआ है ये बात बताओ जरा। साधारण ब्याज क्या है? बराबर। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में इतनी सी बात ना जा पा रही, मैं आपको हिंट दे रहा हूं फिर भी कि साधारण ब्याज बराबर है इस सवाल। आप कहोगे कैसे बराबर है? कह रहा है हमने बराबर धन उधार दिए, बराबर धन उधार दिए। देखो बराबर धन उधार, यहां पर देखो लिखा हुआ है नहीं, बराबर धन उधार दिया है और दोनों जगहों से 2560 रुपए ही वापस लिया है। ये भी बात सुन लो आप, दोनों जगहों से 2560 रुपए ही वापस लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ बराबर ब्याज कैसे आ रही। मान लो पहली जगह पर भी 2000 रुपए उधार दिया और दूसरी जगह पे भी 2000 रुपए उधार दिया। अभी मान रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सोचो एग्जैक्ट, और 2560 रुपए यहाँ से भी मिले, 2560 रुपए यहाँ से भी मिले। अब आप मुझे एक बात बताओ, 560 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा मिला और 560 रुपए यहाँ से एक्स्ट्रा मिला, तो क्या ब्याज बराबर आई? नहीं आई, बराबर आई। मतलब आप किसी को बराबर पैसा उधार देते हो और बराबर अमाउंट रिसीव करते हो तो आपका ब्याज भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब कह रहा है एक आदमी ने 2 बराबर धन उधार दिए, तो मैं मान लेता हूँ P रुपए उधार दिया रहा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ की 8% है और टाइम कितना है? T साल, ऐसा मान लेते हैं। डिवाइडेड बाई क्या? P रुपए उधार दिया, 8% की रेट है, टाइम T साल, डिवाइडेड बाई 100। बराबर किसके होगा? P रुपए उधार के 60% की रेट और यहाँ पर टाइम आ जाएगा T प्लस 0.5 ईयर। ये कैसे आ जाएगा? ये कैसे आ जाएगा ये आपको समझना, मैं समझाता। 8% पर ये पैसा गया तो इसकी रेट ज्यादा है, आया ना? इसकी अपेक्षा इसकी रेट क्या है? ज्यादा है। अब क्योंकि हमें ब्याज बराबर करनी है, प्रिंसिपल यहाँ भी उतना है, प्रिंसिपल यहाँ भी उतना है। इसका समय ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा, और इसका सॉरी क्या बोल गया मैं, वापस से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसका रेट ज्यादा है तो इसका टाइम क्या होगा? कम होगा, और इसकी रेट कम है तो इसका टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। तभी तो ब्याज बराबर हो पाएगी। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 7%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैसा दूसरे पैसे से 6 महीने पहले चुका दिया गया, यानी दोनों के टाइम पीरियड में 6 महीने का गैप है। तो यहाँ पर टाइम 6 महीना कम है, वहां पर टाइम 6 महीना ज्यादा है। अच्छा 6 महीना मतलब 0.5 ईयर होता है, तो हम ईयर में वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0.5 लिखो। अब आप दोनों तरफ 100 से 100 को काट सकते हो,
क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो वैसे भी डिवीजन हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। या आप कह लो ये ऊपर है, सॉरी ये नीचे है यार, इधर जाएगा तो ऊपर होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। पी से ये पी भी कट जाएगा। 8t की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 7t प्लस 3.5, क्योंकि 7 बचे 3.5। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 3.5। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। 3.5 साल का मतलब हो गया ये जो 8% पर पैसा दिया गया ये 3.5 साल के लिए दिया गया। कितने साल के लिए दिया गया, 3.5 साल। अगर 8% वाला पैसा 3.5 साल के लिए दिया गया तो इसका मतलब 7% वाला पैसा कितने साल के लिए दिया गया होगा, 4 साल के लिए दिया गया होगा। क्या इस बात में आपको कोई आपत्ति है? अगर 8% वाला पैसा 3.5 साल के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि टी की वैल्यू 3.5 आई और टी हमने कहा मान रखा है 8% पे मान रखा है, तो 7% वाला पैसा 4 साल के लिए गया होगा। अच्छा, 7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, अगर आपको जानना है तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/, यही होगा। मतलब आप किसी को अगर 100 रुपए का उधार देते हो तो आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगी 7% में, आयन 1 साल में। अगर 4 साल की बात करें तो 4 साल में आपको 28 रुपए ब्याज मिलेगी। प्रिंसिपल, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अगर आप 100 रुपए करते हो तो आपको जो एसआई मिलेगा वो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 साल का 7 तो 4 साल का 28 हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल और एसआई मिला के 128 होता है, और 128 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2560। यहां से देखो 2560 दे रखा है, चाहे 7% पे पैसा दो चाहे 8% पे पैसा दो, आपको 2560 रुपए मिल रहा है। तो 128 की वैल्यू 2560 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। आयन एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो हमसे कह रहा है धन याद करो, तो इसका मतलब धन जो होगा हमारा 100 मतलब कितना होगा, 2000 रुपये। 100 मतलब कितना होगा, 2000 रुपये, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। मुझे उम्मीद है आपको ये भी बात समझ आ गई। अच्छा सवाल है, नो डाउट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब सारे सवाल हमारे पास सिर्फ बेहतर ही हैं, कोई खराब सवाल नहीं है, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। अगर आप सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज की क्लास आपके लिए है मेरे भाई। तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए है, और ये सवाल आराम से समझ लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत तूफान तरीके का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। कह रहा है एक आदमी है, इसको मुझे थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ सकता है शायद। पहले एक बार आप सवाल को देख लीजिए, इसको हम थोड़ा छोटा भी करेंगे, सवाल को छोटा करना पड़ेगा। जस्ट सेकंड, जगह चाहिए इस सवाल के लिए दोस्त, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपके सवाल। एक बार मैं बड़ा कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं वापस से आऊंगा सवाल पर। एक बार मैं बड़ा करता हूँ, पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हम छोटा भी करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए फिर छोटा करेंगे, क्योंकि जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, बिना स्पेस के नहीं लग पाए। एक आदमी 65,000 रुपए ABC 3 बैंकों में 12%, 16% और 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। 1 साल के बीतने के बाद 10,180 रुपए का ब्याज कमाता है। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71 3/7% है, तो ज्ञात कीजिए कि बैंक बी में कितना पैसा निवेश किया गया। बहुत प्यारा सवाल है, और एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल। मैं आपको इस सवाल का सोल्यूशन कराता हूँ, देखो कैसे लगेगा। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसे छोटा कर, ठीक है। अब हम इस सवाल को हैंडल करेंगे, ध्यान से सुनना है। पहली बात तो अपने पास 2 लोग हैं, एक ए है और एक सी है। इनका जो है हमें मामला दिया गया है। क्या दिया गया है इनका मामला? इनका मामला दिया गया कि 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7% होगा। ए का निवेश किसके निवेश के? सी के निवेश का। अच्छा, 71 3/7% की वैल्यू अगर कोई बच्चा नहीं जानता हमारा, तो मैं उसको बता देता हूँ, 5/7 होता है। क्या होता है? 5/7। आप इसे अपने हिसाब से देख लो।
इसका मतलब सी की वैल्यू हमें 7x रखनी है, तो ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 5x। ठीक है, अगर सी की वैल्यू हमें 7x रखनी है तो ए की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 5x, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू उस वैल्यू को हम मानते हैं जिससे कंपैरिजन किया जाता है, और ऊपर वाली वैल्यू उस वैल्यू को मानते हैं जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 65,000 माइनस 12x। कैसे सब, एबीसी मिला करके टोटल 65,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 5x ये 7x इन्वेस्ट कर दे रहा है तो बचा पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि वैल्यू होगी 65,000 माइनस 12x। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। अब सवाल की कहानी समझते हैं। सवाल की कहानी है कि ए पैसा लगाएगा 12% पर, बी लगाएगा 16% पर, और सी लगाएगा कितने परसेंट पे, 18%। यही मामला है सब। ए पैसा लगा रहा है 12% पर, तो 12/100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक साल लिखना ना लिखना बात बराबर। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम एक साल का है तो गुणा कराऊंगा ना कराऊंगा बात बराबरी आएगा, इसलिए नहीं लिख रहा। दूसरे बंदे का यानी ये 7x, और इसकी रेट कितनी है, 16 डिवाइडेड बाई क्या, ठीक है, नहीं गलत लिख दिया, ये तो बी का रेट है। सी का रेट, सी का रेट हमें चाहिए, सी का रेट हमें दिया है 18% डिवाइडेड बाई क्या, प्लस। अब बी की वैल्यू पे आते हैं, 65,000 माइनस 12x डिवाइडेड बाई कितना, 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 16। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं उनकी कंफ्यूजन मिटा देता हूँ। ए की रेट 12% है तो ए के साथ 12 लिखना है, बी की रेट 16% है, ध्यान से देख लो, तो बी के साथ ये वैल्यू आई 16%, क्योंकि बी का हिस्सा ये वाला है, और सी की रेट कितनी है, 18%, सी के साथ सी का हिस्सा। अच्छा, इसे कट मत करने लगना कभी भी, नहीं तो सोल्यूशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे आप 100 को देख रहे हो, ये 5 से कट जा रहा है, यहाँ 2 से कट करोगे ना तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओ। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से आप इसे हैंडल कर सकते। 12 पंचे 7, 18 सत्ते 126, 126 और 60 कितना होता है, 186, 186x बटे 100 प्लस 65,000 गुणे 16 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 और 8 104। ठीक है, और 1 2 3 0 आ जाए। ठीक है, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस 192 x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। कैसे मैं समझाता हूँ, 16 का गुणा 65,000 से करो तो 16 पंजे 80, ये 0 आ गया, और 16 छक्के 96 और 8 104 होगा। यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे 100 लेना है तो 100 ले लिया। अच्छा, इस 16 का इस 12 से गुणा करूंगा, 16 पर 192, और यहाँ पर बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ब्याज 10,100। इसको आप एलिगेशन पे भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप जिनमें जिनमें नीचे 100 है उन सबको जोड़ सकते हैं, एक्स वाले हिस्से को, और इसके 2 जीरो काट करके बाकी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 186 और 192 माइनस 6x आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 100 बराबर ये वैल्यू प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा 10,180 और 10,400 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 220 का आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 220 का गैप आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में, माइनस 220। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 22,000 बटे में कितना, 6, या आप कह सकते हो 11,000 बटे में 3, 11,000 बटे में 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई एक्स की। अच्छा, हमें क्या पता करना है, हमें बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा मतलब ये वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से, कोई इशू वाली बात तो है नहीं। तो 65,000 माइनस 12 गुणे एक्स का वैल्यू रखेंगे 11,000 बटे में कितना, 3, बटे में कितना, 3, 3 से 4 बारी में काटेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा। 65,000 माइनस 44,000 बराबर क्या होता है, 21,000। यानी बी ने इस पूरे पैसे में 65,000 रुपए में 21,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा, और यही आपका सही जवाब।
उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट एक सवाल ऐसा और है मेरे पास, मैं आपको वो भी कराऊंगा। जल्दी से आप इसे कर लीजिए कॉपी, हटता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। यकीन मानिए बहुत अच्छा कंटेंट अगर पढ़ लेंगे आपका तो काम बन जाएगा। 35वां सवाल बिल्कुल वैसा ही है। एक बार आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, मन लगा करके पढ़ लीजिए कि जैसी अप्रोच पिछले सवाल की थी वैसे इस बार की अप्रोच भी होगी, और जल्दी से हम ये सवाल कर देंगे सोल्व। करिए मेरे भाई। पढ़ लिया? उम्मीद है पढ़ लिया होगा, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब मेरी बारी है सवाल को हैंडल करने की, इस सवाल को हैंडल करने की। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। अब दिख रहा है? शायद दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे चलिए वापस से आते हैं। एक आदमी ने 80,000 रुपए एबीसी 3 बैंकों से 15%, 16% और 27% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश किया है सर। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। 2 साल में 36,400 रुपए का ब्याज बनता है, तो बी ने धन कितना निवेश किया था ये बताना। अच्छा, 20% का वैल्यू आप जानते हो? कौन नहीं जानता? 20% का वैल्यू सब जानते हैं, 1/5 होगा। आया ना? तो हमें ए और सी का पहले मामला सेट करना है। ए और सी की अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू हमें कितना रखना है? बैंक ए में निवेश किया गया धन, यहां से देखो, बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। तो यहाँ पर 5x आएगा, तो यहाँ पर 1x आना चाहिए। ठीक है जी। और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा फिर? 80,000 माइनस 6x होगा, और यही वैल्यू हमें बतानी है 80,000 माइनस 6x। इसके लिए तो हमें x का मान चाहिए, तो पहले हम ए के लिए पैसा निवेश करवाते हैं। 1x रुपए निवेश कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखेगा? 15% डिवाइडेड बाई क्या? 100 प्लस सी 5x पैसे निवेश कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कितनी है? 27% डिवाइडेड बाई क्या? 100 प्लस ये बंदा 80,000 रुपए माइनस 6x इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखेंगे इसकी? बी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब बराबर कितने रुपए के आएगा? बराबर 1 साल की ब्याज की, क्योंकि यहाँ पर देखो 1-1 साल लेके मैं चल रहा हूँ। ये जो वैल्यू दी है ये 2 साल का ब्याज है 36,400। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 18,200, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर ही आती है सर। 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18,200। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, एक्स का मान मिल जाएगा, काम बन जाएगा आपको। तो 27 पंचे 135 और 15 150 हो जाएगा। 150x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? अच्छा एक बार मैं रेट चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। 15% पहले की रेट है, तीसरे की 27 और दूसरे की 16। ठीक है सर, 27 पंचे कितना होता है? 135 और 15 150x बटे 100 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 16 8 128, 1 2 3 4 बार 0 डिवाइडेड बाई क्या? माइनस 16 छक्के कितना होता है? 96 बटे में क्या? बराबर कितना आ जाएगा? 18,200। यही आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 96 एक्स आएगा ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक है जी। अब 150 में से 96 घटाएंगे तो 4, तो ये 50 54 आ जाएगा। 54x बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 18,200 18,200 माइनस 12,000। ठीक है जी। तो 54x बटे 100 बराबर वापस से क्या आ जाएगा जरा देख लेते हैं। हटाएंगे तो यहाँ 2 0 तो आएगी आएगी, 12 में से 8 गया तो 4, 5400 ही आ रहा। 54 से ये 5400 एक बारी में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10,000। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000। कैसे? ये 100 यहाँ पे जाकर के गुणा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10,000।
अगर x का वैल्यू 10,000 है तो हमसे कह रहा है कि आप b का वैल्यू बता दो। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर मान पुट कर दो, p की जगह पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 80,000 माइनस 60,000 हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 80,000 माइनस 60,000 मतलब कितना 20। दिस इज योर आंसर, यानी सी इज द राइट। आप इस सवाल को एलिगेशन पे लगा सकते हो, मैं बार बार कह। 37 नंबर सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, हमने हैंडल कर लिया है। हमने हैंडल कर लिया है 37 नंबर सवाल को आराम से। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, सब कुछ ठीक ठाक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप किस्तों से रिलेटेड सवाल आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हुआ है, और किस्तों से रिलेटेड क्या क्या सवाल साधारण ब्याज में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम बात करें। एक आदमी एक साइकिल खरीदने अगर जाए तो 1500 रुपए में वो साइकिल को नगद भुगतान करके खरीद सकता है। 1500 रुपए में एक साइकिल खरीदी जा सकती है। बट भाई साहब करते क्या है, लेकिन उस साइकिल को 350 रुपए नगद मूल्य दे करके और अगले 3 महीने तक 400 रुपए की किस्तों में साइकिल को खरीद कर लेकर के आते हैं। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि सामने वाले ने टोटल पेमेंट कितनी करी है। पहले तो आप ये समझ, अगर मैं टोटल पे करने की बात करूं तो 350 रुपए तो इनकी डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट कितनी है 350 की, और प्लस में 400 की 3 किस्तें 1200 रुपए और पेमेंट करी, मतलब भाई ने टोटल 1550 रुपए की पेमेंट करी। ठीक है जी, कितने की पेमेंट करी 1550। साइकिल वैसे है कितनी, साइकिल है 1500 और पेमेंट कितनी लग रही है 1550। कब, जब किस्त पर पैसा लिया गया। इसका मतलब अगर मैं ब्याज की बात करूं कि ब्याज कितना रुपए बनेगा, तो आप कह सकते हो मेरे भाई ब्याज 50 रुपए की है। किस्त पर ये साइकिल हमें 50 रुपए महंगी पड़। आपत्ति किसी बच्चे नहीं? अच्छा, थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात समझाई थी, वापस से वही बात मैं समझा रहा हूं कि जो पैसा हम पेमेंट कर देते हैं उस पर हम ब्याज नहीं देते हैं। जो पैसा हम पेमेंट कर देते हैं उस पर ब्याज नहीं देते। अच्छा, हमने डाउन पेमेंट कितनी करी है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। हमने डाउन पेमेंट कितनी करी है आप बताओ। तो हमने डाउन पेमेंट करी है 350 रुपए, यानी मैंने लोन कितना कराया होगा। तो आप बोलोगे हमने लोन कराया सर 1150 रुपए का, इस हिसाब से तो 1150 रुपए का लोन कराया होगा। बताओ कराया होगा नहीं? हमने डाउन पेमेंट 350 की करी, यानी 1150 रुपए का हमने लोन कराया होगा। अब मेन बात अब है, अब सुनना, वापस से समझाता हूं, वापस से फिर समझो। एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, लेकिन वही साइकिल 350 रुपए की नगद मूल्य देकर के और 3 महीनों की किस्तों में खरीदी गई। आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो टोटल जो पेमेंट करा भाई ने 350 का तो डाउन पेमेंट कर, और 1200 रुपए वो किस्तों में पैसे गए, 400 400 400, तो 1550 की पेमेंट हुई, यानी टोटल ब्याज जो लगी है वो 50 रुपए की लगी है। साइकिल 50 रुपए महंगी पड़ेगी। अब डाउन पेमेंट हमने कितनी करी है 350, यानी लोन हमने कितना कराया है 1150 रुपए। ये बात में कोई आपत्ति है नहीं ना, इतनी बात में कोई आपत्ति। अब आप मेरी बात को एकदम गौर से सुनो। जब हम 1150 रुपए का लोन कराएंगे मेरे भाई, एक महीने पर हम 1150 रुपए ब्याज भरेंगे, आया ना। 1150 रुपए लोन करा के गए, हम साइकिल लिए, साइकिल लेकर के चलते बने, वहां से साइकिल लेकर के हम चले आए। वतन सर का धन्यवाद। तो 1150 रुपए का लोन करा के आ गया भाई। अब एक महीने तक इस पैसे पर ब्याज लगता रहेगा, आया ना। 1150 का अगर लोन कराओगे एक महीने तक इस पर ब्याज लगेगा। उसके बाद आप 400 की पेमेंट कर दो। तो जो पेमेंट आप कर देते हो, मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, फिर पैसा घट जाता है, उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। तो 1150 पर एक महीने का ब्याज लगा, फिर आपने 400 पेमेंट कर दी, तो आप 750 पर ब्याज लगेगा एक महीने का। ठीक है, फिर 750 का ब्याज लग रहा है, एक महीने का लगा, फिर आपने 400 की एक पेमेंट कर दी भाई। अब जैसे ही आपने 400 की पेमेंट कर दी, तो अब आपको ब्याज देना पड़ेगा 350।
और 350 का 1 महीने का ब्याज चला, फिर आपने 400 की पेमेंट कर दी, लोन हो गया समाप्त। यही मेन बात है आपको समझनी है कि ब्याज कहां से बनेगी। ब्याज जो बनी है वो जो आपने लोन लिया है उसी पैसे का तो बना होगा। 1150 रुपए पर 1 महीने तक का ब्याज लगेगा पहले, ठीक है, फिर आप 400 की पेमेंट कर दोगे, कर दिया भाई। तो अब आप अगले महीने नेक्स्ट मंथ में, मान लीजिए आप 31 दिसंबर को साइकिल खरीदने गए थे या 1 जनवरी को साइकिल खरीदने गए थे, जैसा भी समझ लीजिए, नए साल के दिन मान लीजिए आप 1 जनवरी को साइकिल लेने गए थे, तो आपने 1 जनवरी को 1150 का लोन कराया, तो जनवरी भर तो इस 1150 पर लोन लगेगा ही लगेगा, ब्याज लगेगा। फिर आप जैसे ही जनवरी खत्म होगी वैसे एक पेमेंट करा दोगे भाई की, एक पेमेंट करा दोगे तो आप 750 पे ब्याज लगेगा। और अब 750 पे ब्याज लगेगी तो 1 महीना बीतेगा, फरवरी का महीना बीतेगा, फिर आप 400 की पेमेंट करा दोगे, फिर मार्च वाला महीना बीतेगा और आपने 400 की पेमेंट कराई, खेल खत्म हो गया। इसका मतलब 1150 का, 750 का, 350 का, एक एक महीने का जो ब्याज होगा वही मिला करके 50 रुपए का ब्याज बन गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक बात समझाई थी, चाहे आप इस पैसे का अलग अलग एक एक महीने का ब्याज निकालो, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे 1150 का 1 महीने का ब्याज निकालो, 750 का 1 महीने का ब्याज निकालो, चाहे 350 का 1 महीने का ब्याज निकालो, मर्ज करो, जोड़ो उसको और 50 रुपए के बराबर रख दो, चाहे इन सब वैल्यू को एक साथ जोड़ लो और 1 महीने का ब्याज निकाल दो, दोनों बातें बराबर ही होती, कोई फर्क नहीं आता इससे। मैं आपको वापस से अपना सेंटेंस रिपीट करता हूँ, 1150 का 1 महीने का ब्याज निकालो, 750 का 1 महीने का ब्याज निकालो और 350 का 1 महीने का ब्याज निकालो और सबको जोड़ो सभी ब्याजों को, तो 50 रुपए के बराबर आएगा। चाहे आप ऐसा करो और चाहे इन सब वैल्यू को एक साथ जोड़ लो और 1 महीने का ब्याज निकाल दो, ये भी बात बराबर ही आती, कोई फर्क नहीं। तो हम इन तीनों वैल्यू को एक साथ जोड़ करके 1 महीने का ब्याज निकाल देंगे और हमारे लिए आसान होगा। तो 11 7 18, 18 3 कितना होता है 21 और 50 50 50, 2250 रुपए टोटल बन रहा है। तो आप 2250 रुपए का सीधा 1 महीने का ब्याज निकाल दो। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 2250 रुपए का 1 महीने का 8% की दर से सीधा ब्याज निकालो, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। अच्छा 12 कहां से आ गया, ये जो 1 लिखा हुआ ये 1 महीना है, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। बराबर कितने रुपए की ब्याज आई है, 50। ठीक है, बस इसे सोल्व कर दो मेरे भाई, आंसर आपके दामन में आ जाएगा। 0 से 0 काट दे, ठीक है। अब क्या करें, अब 5 से इसको काट देते हैं 2 बारी में, 5 से इसको काट देते हैं 45 बारी, 5 से इसे काटेंगे 9 बारी में, 5 से इसे काटेंगे 10 बारी, ठीक है। 10 दूना 20, 12 दूनी 24, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 240 बटे में 9, यही आ जाएगी, यही आ जाएगी ना भाई। 12 दूनी 24, दाम में 240 बटे 9। अच्छा थोड़ा और कट सकता है, 80 बटे 3 आ जाए, 80 बटे 3 का मतलब हो गया 26 2 बटे 3%। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी यही आ गई, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी वो आ गई 26 2 बटे 3%, यानी ए इज द राइट आंसर। तो कभी भी आप जो लोन कराते हैं वो कैसे कराते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। किस्तों के सवाल भी कभी कदाप आप पे घूमते हुए आ जाएंगे, तो आप किस्तों के सवाल को भी लगाना सीखिए, क्योंकि हम ऊपर के लेवल के सवालों को हैंडल कर रहे हैं, तो इस तरह के सवाल भी आपको लगाने आने चाहिए मेरे। 38वां सवाल था और ये हमने आराम से समाप्त कर लिया। एक घूंट पानी की मुझे रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वैसा ही सवाल है। अब की बार ज्यादा देर नहीं समझाएंगे, कम देर समझाएंगे, क्योंकि ऐसा एक सवाल आपको बहुत देर तक समझाया मैंने। किसी पेन का नगद मूल्य कितना है, 60 रुपए है। मतलब अगर आप 60 की पेमेंट कर दो, सीधा आप 60 रुपए की पेमेंट कर दो, पेन आपकी है। आपके पास पैसा नहीं है तो पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं वही पेन 20 रुपए के नगद मूल्य पर खरीदी गई और अगले 6 महीने तक किस्तों में पैसा दिया गया। 8 रुपए की किस्त दी जा रही है, 6 समान किस्तें चलाई गई। आप बताओ भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही। तो मैं देख लेता हूँ टोटल पेमेंट कितनी हुई। तो टोटल पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपए हमने पहले ही पेमेंट कर दिया और 6 किस्तें दी, तो 8 छंग 48 रुपए ये दे दिया। यानी टोटल पेमेंट जो हमें करनी पड़ी है वो 68 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि जो ब्याज है हमारी वो 8 रुपए की बनेगी। कितने रुपए की, 8 रुपए की ब्याज बनेगी। ये बात तो आपको समझ आई रही।
अच्छा, लोन आपने कितने का कराया, अगर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो लोन आपने कराया है 40 रुपए, ठीक है। लोन आपने कितने का कराया? 40 का। क्यों? क्योंकि 60 में से 20 का आपने पेमेंट कर दिया, तो लोन 40 का ही होगा। अब आप देखो इसको पेमेंट कैसे करते हो 40। पहले आपका लोन 40 रहा, फिर आपने 1 महीने तक इस पर ब्याज दिया होगा 8 की पेमेंट, फिर आप 32 पे आ गए होंगे, फिर 8 की पेमेंट, फिर आप 24 पे आ गए होंगे, फिर 8 की पेमेंट, फिर आप कितने पे आ गए होंगे? 16 पर, फिर 8 की पेमेंट, फिर आप 8 पर आ गए होंगे, फिर 8 की पेमेंट, फिर आप 0 रुपए का भी 8 रुपए पेमेंट करेंगे ब्याज के तौर, ठीक है। लास्ट में जो ब्याज बनी है वो भी आपको पेमेंट करनी। ऐसे 8-8 की आपने पेमेंट करी। अब आपने टोटल पेमेंट हुआ कितना? देखो 8 की 6 किस्तें, 48 ये हो गया, जो यहाँ लिखा है मैंने 20 ये 68 की पेमेंट। ब्याज कहाँ कहाँ लगी? ये जो 8 रुपए एक्स्ट्रा बना किसका बना? देखो 40 रुपए पर 1 महीने का, 32 रुपए पर 1 महीने का, 24 रुपए का 1 महीना, 16 रुपए का 1 महीना, 8 रुपए का 1 महीना और 0 रुपए का 1 महीना, ठीक है जी। तो मिला जुला के आपको टोटल ये इसका 1-1 महीने का ब्याज निकाल के देना है। तो चाहे इसका 1-1 महीने का ब्याज निकालो, चाहे सारी वैल्यू एक साथ जोड़ करके डायरेक्ट 1 महीने का ब्याज निकाल दो, बात बराबर। तो 40 और 40, 80 और 40, 120 आ रहा है सर। देखो ये 40 तो 40 है ही, 32 60 पे 40 हो जाएगा, 40 40 कितना हो गया? 80। ऐसे जोड़ लो आप, 40 और 0 भी ले लो, इसमें 0 भी ले लो तो आपको ज्यादा सही लगे। शुरू का पहला, लास्ट से पहला, 40 हो गया, फिर 32 और 8 40 हो गया, फिर ये भी 40 हो गया, 120 का पेमेंट आ गया। 120 का 1 महीने का जो ब्याज होगा 8% की दर से, वो 8 रुपए का होगा। कितने का होगा? 8 रुपए। यहाँ पर लिख दिया 8 रुपए। अब यही आप पता कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। 12 से ये 10 बारी में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुणे 8, 80%। बहुत महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, 80% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 80%, ठीक है। इसमें जो 0 लिखा हुआ है वो मिस्टेक है, तो आप समझ लीजिएगा। 0 पॉइंट जो है 80 लिखा हुआ है ना, वो मिस्टेक, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 80% इसका सही आंसर, 80% इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि बात आपके दिमाग में बैठा पाया हूँ, उम्मीद है बात आप समझ पा गए, ठीक है जी। उम्मीद है कि बात आप समझ गए हों। अगले सवाल की तरफ बढ़े। 39 नंबर सवाल था ये। अगला सवाल ये, किस्त का ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें कोई सामान नहीं खरीदा जाता, देय ऋण होता है। देय ऋण मतलब, देखो सवाल ऐसा लिखा रहेगा, 4 समान वार्षिक किस्तों में विभाग को 944 रुपए का वार्षिक भुगतान क्या होगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% वार्षिक चल रही है। ये देय ऋण है। देय ऋण, देय ऋण का मतलब होता है, इसे आप ये मत समझना कि लोन 944 रुपए का, नहीं। देय ऋण का मतलब हो गया, अगर आप किस्तों में पैसा नहीं चुकाओगे तो आपको 944 रुपए चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये अमाउंट है। क्या है ये? अमाउंट। देय ऋण का मतलब होता है, अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो मैं बता देता हूं। देय ऋण का मतलब, अगर किस्त में पैसा नहीं चुकाया जाएगा तो ये पैसा चुकाना पड़ेगा। किस्त में धन ना चुकाया जाए, ना चुकाया जाए तो देय ऋण चुकाना पड़ता है। देय ऋण चुकाना पड़ता है, बेसिकली देय ऋण अदा करना होता है, अदा करना होता है। अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो ये अमाउंट, अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है मेरे पे। आसान भाषा में अगर आप जानना चाह रहे हो कि ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप किसी से पैसा मांग कर लेकर आए 4 सालों के लिए, तो आप किस्त में पैसा नहीं दे रहे, आप डायरेक्ट 4 साल के बाद जाओगे तो क्या पेमेंट लगेगी? मतलब टाइम के समाप्त होने की जो पेमेंट। पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये जो 944 रुपए की पेमेंट है, ये टाइम के समाप्त होने की पेमेंट है। समाप्त होने पर पेमेंट है। जब आप होने पर जो पेमेंट लगेगी वो ये लगेगी। मतलब अगर आप कोई भी पैसा लेकर आ गए, उसके बाद आप
सुस्त हैं, मतलब आप ना किस्तों में पैसा दे रहे हैं ना कभी उससे मिलने जा रहे हैं, आपका जब टाइम टेन्योर समाप्त हुआ तो आप लास्ट में एकदम पैसा देने गए तो आपको 944 रुपए देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को ही समझने में गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि 944 रुपए का उधार उठा रखा है। नहीं मेरे भाई, 944 का उधार नहीं, उधार तो इससे कम होगा, उधार तो इससे कम हो, लोन तो कुछ और है। अगर आप किस्तों में पेमेंट नहीं करोगे तो ये पैसे की पेमेंट लगेगी। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि आपको किस्तों में पैसा पेमेंट करना है और आपको दे ऋण दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और कितनी किस्त है वो दे रखी है, तो आप किस्त का एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला लगा सकते हो। किस्त का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण होता है मेरे में, ड्यू डेप्ट डिवाइडेड बाई 100T होता है, सॉरी 100T प्लस RT T माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एक तो ये फॉर्मूला होता है। टी मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टी मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, कितनी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करानी। तो जैसे आपका सवाल ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण, ठीक है जी, जैसे आपका ये सवाल है कि 944 रुपए का दे ऋण है, 12% की दर पर दिया जाना है, 4 समान किस्तों में दिया जाना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट मतलब जो वैल्यू है वो पेस्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, और भी तरीके हैं सवाल को, मैं सारी बातें बताऊंगा, कोई सी बात छूटेगी नहीं। अभी अपने पास टाइम है, अभी 11:37 हो रहा है मेरी तरफ से, तो अभी अपने पास है 23-24 मिनट का टाइम और हम इसे आराम से हैंडल करेंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे, कोई मकड़ेबाजी वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल पेड क्लास की तरह है, आप ऐसा कंटेंट पेड क्लास में शायद ही पढ़ते हो। ड्यू डेप्ट का मतलब होता है 944 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 किस्तों में पैसा पेमेंट करना है, प्लस RT, R मतलब 12% है ना जी, और T मतलब हो गया 4, फिर T माइनस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई क्या, आप इसे सॉल्व करो, आपको तुरंत किस्त का वैल्यू, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये जो किस्त का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज में अप्लाई मत कर देना। तो आप इसे काटोगे 2 से कितनी बारी में? 6 बारी में काट सकते हो इसे, 2 से 6 बारी में काट सकते हो। आगे सॉल्व करोगे तो 100 गुणे 944 ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 गुणे 4 400, और 6 चौक 24 और 3 72, नीचे आ जाएगा 472। 472 से इसे काटोगे 2 बारी में जाएगा, यानी आपकी किस्त आ रही है 200। अब आप खुद सोचो, 200 की पेमेंट लग रही है, 200 की 4 पेमेंट लग रही, यानी 800 रुपए के पेमेंट पे आपका काम बन जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हमारा जो उधार है वो 800 रुपए से भी कम होगा। कोई आदमी ये तो नहीं देखेगा, कोई आदमी ये तो करेगा ही नहीं कभी कि आपको पैसा ज्यादा दे और आपसे पैसा कम ले, ऐसा तो कभी नहीं करेगा। अगर आप 200 की किस्त अदा कर रहे हो, इसका मतलब आपने टोटल पैसा कितना अदा किया? 800 अदा किया। अब यहीं से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पैसा किस्त में देने में क्या फायदा होता है। अगर हम पैसा किस्त में दे रहे हैं तो 200 की एक एक किस्त लग रही है, इसका मतलब 800 में मामला रफा दफा हो जा रहा है। लेकिन अगर हम किस्त में पैसा नहीं पेमेंट करेंगे तो हमें 944 की पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, तो इसमें हमें नुकसान होगा। इसीलिए बंदा पैसा किस्तों में देता है। किस्तों में देने का फायदा क्या होगा? जो पैसा आप चुका दोगे उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। और इससे आप एक बात ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो उधार है वो 800 रुपए से भी कम है, हमारा जो उधार है वो 800 रुपए से भी कम है। अभी आपको मैं वो भी बता दूंगा कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमने कितना रुपए उधार दिया था, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिशा लर्निंग हब को। और ये सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, बहुत दम लगा करके सेशन आपको दिए जा रहे हैं, तो आप एंजॉय के साथ पढ़िए और चीजों को इंप्रूव करिए, नौकरी लीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं आपको एक आध सवाल पहले इसी मेथड पे और कराऊंगा, उसके बाद हम आएंगे कि और भी मेथड क्या क्या है, कैसे हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका ये है, कह रहा है कि 2210 रुपए का ड्यू डेप्ट है, 7% की दर से अगर अदा करना चाह रहे हो तो चुकाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा आपको बताना है। तो बस आप डायरेक्ट किस्त का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस पर किस्त का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 100 इंटू ड्यू डेप्ट, 100 इंटू ड्यू डेप्ट डिवाइडेड बाई क्या, 100T प्लस RT T माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर फॉर्मूला भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, सब बताएंगे भाई, यहीं बने रहो आप। तो 100 इंटू ड्यू डेप्ट की अगर हम बात करें तो ड्यू डेप्ट कितना है, 2210 रुपए डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 किस्तों में निपटाना है, प्लस
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है 7%, टी का वैल्यू 4, 3, यही हो जाएगा। आप इसे 2 से काटोगे 2 बारी में जाएगा, अलग पेन से काट देता हूँ तो आपको 2 बारी में जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका आंसर क्या है। 100 गुणे कितना हो जाएगा 2210, 100 गुणे 2210 डिवाइडेड बाई 400, और ये 7 त्रिक 21 और दूना 42, 442 हो जाएगा। 442 से इसे काटोगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा 500, यानी आपको 500 की किस्तें देनी है हर महीने की। तो 2210 रुपए लगता अगर आप किस्तों में पैसा अदा नहीं करते तो, तब कितना लगता 2210। लेकिन अभी हमारा काम 2000 में ही बन जाएगा, क्योंकि हम 500 की 4 किस्तें देंगे तो 2000 रुपए में ही हमारा काम बन जाएगा। क्या आपके दिमाग में ये बात जा पा रही नहीं जा पा रही बताओ। बात जा पा रही नहीं जा पा रही है, आप हमें एक बार कमेंट करके प्लीज बताओ। ठीक है। अब इन्हीं सवालों को, जो ये 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं, इनको मैं एक दूसरे मेथड पे भी समझाता हूँ, वो मेथड भी आप समझने की कोशिश करिए। और ये सेशन यहीं तक है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाहर आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछे। अब मान लीजिए यही सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले और आपको ये फॉर्मूला भूल जाए, आप फॉर्मूले से इसे नहीं हैंडल करना चाहते या फॉर्मूला आपको ना याद आए, तो आप कैसे इसे हैंडल करेंगे। ठीक है, उस पर ही आते हैं हम सीधे कि अगर आप फॉर्मूले पर नहीं लगाना चाह रहे तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, और अगर आपसे कभी पूछ ले कि उधार कितना रुपए दिया गया है तो आप कैसे बता पाएंगे। इन सब बातों पे भी हम अब बात करने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप किस्तों के सवाल को बिना फॉर्मूले के कैसे लगाएंगे। इस तरह के सवाल, तो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आप अपनी पहली किस्त को 100 रुपए मान लीजिए, दूसरी किस्त को भी 100 रुपए मान लीजिए, तीसरी किस्त को भी 100 रुपए मान लीजिए, और चौथी किस्त को भी 100 रुपए मान लीजिए। ठीक है। कई बार सवाल में क्या होता है, कई बार सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ करके आ जाता है, तो सवाल में आपसे ये भी बोल सकता है कि हमारे जो किस्त का वैल्यू है वो रेशियो में है 2:3:4:5 में है। तो उसके लिए आप क्या करोगे वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि पहले तो आप 100 मानोगे। ठीक है, पहले आप क्या करोगे 100 वैल्यू मानोगे सबकी। ठीक है, मान लिया सर। अब आप वो बताओ रेशियो कैसे सेट करोगे, तो जिस रेशियो की बात करें उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे मान लीजिए अभी तो नहीं बोला है, लेकिन मान लो कभी किसी सवाल में बोल दे 2:3:4:5 में सेट करो, तो आप 2 3 4 5 से गुणा कर देना। अगर समान किस्त कह रहा है तो 100 मान के चलना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 रुपए की पेमेंट हम नहीं किए होते यहाँ पर, तो इस पर हमें ब्याज देना पड़ता, आया ना। और ब्याज कितनी बार देना पड़ता, 3 बार ब्याज देना पड़ता। एक बार यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और 3, यानी 3 साल तक इस पैसे पर ब्याज लगता रहता। और 3 साल तक कितना ब्याज लग जाता, 7% की दर से 7 त्रिक 21 रुपए, यानी 121 पेमेंट करना पड़ता लास्ट में आकर। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। अगर मान लो हम ये 100 की पेमेंट यहीं कर देते हैं तो यहाँ पर मामला 100 में ही रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाए, मान लो किसी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमें लास्ट में आकर के ये पेमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में पेमेंट करेंगे तो इस पर 3 साल का ब्याज लग जाएगा, 1 साल, 2 साल और 3 साल का ब्याज लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे तो इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पर कितने साल का, 1 साल का और 2 साल, 2 साल का ब्याज लगेगा। इसका मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा 7%, यानी 7 दूनी 14, 114 रुपए यहाँ पेमेंट करना पड़ता है इसका, आया ना। 114 रुपए पेमेंट करना पड़ता, तब जाके मामला रफा दफा होता। और अगर इसकी पेमेंट नहीं कर पाते तो इसका कितना लगता, 1 साल का ब्याज लगता। कितने साल का, 1 साल का। कितने परसेंट, 7%। तो 7% से ये कितना पेमेंट करना पड़ता, 114। और क्योंकि ये तो लास्ट में ही पेमेंट हो रहा है तो इस पर कोई ब्याज लगी नहीं है सर, इस पर तो बात खत्म। तो अगर ये पेमेंट नहीं होगी तो इसका 121 पेमेंट करना पड़ेगा, ये पेमेंट नहीं होगी तो 114, और ये पेमेंट नहीं होगी तो 107। अगर मैं टोटल यहां पर पेमेंट देखूं, जब मैं इसको किस पर पेमेंट करूंगा, लास्ट में आकर के पेमेंट करूंगा, मतलब किस्तों में पेमेंट नहीं करूंगा, तो टोटल कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, 442 की पेमेंट लगेगी। हाँ, अगर मैं किस्त में नहीं अदा करूंगा तो यहां ला करके लास्ट में पैसा लेगा, लास्ट में पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद हमें 442 की पेमेंट लगेगी। मतलब जो किस्तों में 400 से काम बन जा रहा है, ध्यान से सोचो, 100 100 100 100, जो किस्तों में 400 से काम बन जा रहा है, अब उसे 442 में निपटाना पड़ेगा। और इसी 442 की वैल्यू 2210 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर एक की वैल्यू 5 है मेरे भाई, अगर एक की वैल्यू 5 है तो इस 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। किसी भी 100 का वैल्यू आप निकाल लो, यही आपकी किस्त हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से सवाल को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे, तो ऐसा करना पड़ेगा।
अच्छा, आपको इतना लंबा वहां पर लिखना नहीं है, इतने लंबे लिखने के टाइम नहीं है अपने पास, इतनी बड़ी बड़ी सोल्यूशन लिखने का टाइम नहीं होता। तो इस चीज को कैसे करेंगे, फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा तो फॉर्मूला ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो आप इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म को समझने की कोशिश करो, इतना लेंदी सोल्यूशन आपको लिखना नहीं होता मेरे भाई। तो कैसे सेट करोगे आप इसे, आसान भाषा में देख, हम अपनी किस्त को कितना रुपए माने 100, इससे पिछली वाली पेमेंट अगर नहीं आई होती, 1 साल का ब्याज लगता है यानी 107, इससे पिछली वाली पेमेंट नहीं आई होती तो 2 साल का ब्याज लगता है 114, इससे पिछली वाली पेमेंट नहीं आई होती तो 3 साल का ब्याज लगता है यानी 121। तो कितना हो जाएगा, 442 की पेमेंट हो जाएगी। और 442 की पेमेंट कितने के बराबर है, 2210 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 500 के बराबर होगी। इस तरह से आपको सवाल लगाने, 6-7 वर्ड लिखोगे ही आपको आंसर मिल जाएगा, 6-7 वर्ड लिखते ही आपको आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है आप मेरी बात आराम से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि आप मेरी बात आराम से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को मैं इससे पिछले वाले सवाल में आपको लगा के दिखाता हूँ, इस वाले सवाल में लगा के दिखाता हूँ, इस वाले सवाल में लगा करके मैं इस कॉन्सेप्ट को दिखाता हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिशा लर्निंग, और बहुत प्यारी क्लास है ये, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इसे आराम से हैंडल करेंगे तो आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में दिक्कत नहीं आने वाली। अब इस सवाल में मान लीजिए 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, ध्यान से सुनो। तो अपनी पहली किस्त को, मतलब किस्त को ही 100 मानेंगे, पहली दूसरी 100 माना, 12% मतलब पिछली वाली किस्त नहीं आई होगी तो 112, फिर 12 दूनी 124, फिर 136। ठीक है जी भाई, 100 माना, 12%, 12 दूनी 24, 12 3 36, 4 ही किस्त। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, और यहाँ पे 4 आ, 472 हो गया। कितना आ रहा है, 400, और 472 की वैल्यू कितनी आ गई, 944। अगर 472 की वैल्यू 944 है यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100 की वैल्यू 200 के बराबर, और यही आपके किस्त का आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। पहले चीजों को ठीक से समझना होता है, फिर हम उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म खुद ही ढूंढ सकते हैं सर। लेकिन पहले आपको चीजों का आइडिया तो है, आप ट्रिकबाजी मत करो, ट्रिकबाजी से बात नहीं मिलेगी, चीजों को समझ करके खुद ही सोल्यूशन को छोटा। क्या हमारे किसी बच्चे को इस सवाल में कोई आपत्ति आ सकती है, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात यहीं पर और समझाना चाहूंगा कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताओ हमने लोन कितना रुपए दिया, किस्त तो आपने बता दी, आपने ये भी बता दिया कि अगर हम पैसा किस्त में नहीं चुकाएंगे तो ये चुकाना पड़ेगा, तो भाई लोन दिया कितना है ये तो बता, ये तो बता ही नहीं रहा एक भी बार। तो अब लोन पर आते हैं मेरे भाई, इन सबको मिटा देते हैं, लोन पर आते, लोन पर आते हैं। लोन कैसे, ये जो 944 रुपया है इसे हम देय ऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देय ऋण, देय ऋण, देय ऋण, या इसी को आप कह लीजिए अमाउंट है। अगर आप किस्तों में पैसा नहीं चुकाओगे तो आपको ये पेमेंट करके जाना पड़ेगा, 944 रुपए करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो किस्त में पैसा चुकेगा तो कितना चुकेगा देखो, तो मैंने आपको बता ही दिया, 100 की आप किस्त मानो, 112 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 472 हो जाएगा, बराबर कितना, 944 के। तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 200 हो जाएगा। अगर आपको किस्त पता करना है तो आप ऐसे पता करो। ठीक है, अगर किस्त नहीं पता करनी, आपसे पूछता है हम लोन ही कितना रुपए दिए, तो ये वैल्यू आपकी अमाउंट है। देय ऋण मतलब सीधा अमाउंट समझो। क्या समझो, अमाउंट। क्या समझो मेरे भाई, अमाउंट। देय ऋण का मतलब क्या हो गया, अमाउंट, बस और कुछ नहीं। अगर देय ऋण को आप अमाउंट समझ पा रहे हो तो आपसे गलती की संभावना होगी। 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/25। कितना होता है, 3/25, आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को 25 रुपए का उधार देते हो, कितना रुपए का, 25 रुपए, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी को 25 का उधार देते हो, या आप 12% का 12/100 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं, 12/100 भी लिख सकते हो, 12/100 भी लिख सकते हो। तो अगर आप किसी को 100 रुपए का उधार दोगे, 100 रुपए, तो 1 साल में आपको 12 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो 4 साल बाद आपको 48 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। SI है, सॉरी, SI, 48 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई 1 साल का 12 रुपए लग रहा है, तो फिर 4 साल का कितना लग जाएगा, 48 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 108।
तो ये जो वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, ये 148 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है 148। हमारा अमाउंट कितना बन रहा है 148, और यहाँ पर कितना दे रहा है 944, यानी 148 की वैल्यू कितना है 944। अगर 148 की वैल्यू 944 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 944/48। ठीक है जी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक की वैल्यू 944/48 हो जाएगी। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं यार, ताकि एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता पाऊं, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं। 944 डिवाइडेड बाई क्या 48, कितना आ रहा है 19.66 के अप्रोक्स आ रहा है, 19.66 के आसपास आ रहा है, 19.66। अच्छा 148 से भाग लगाना ना यार, 148 से, सॉरी 148 से भाग लगाना है, 944 डिवाइडेड बाई 148, 6.37 के अप्रोक्स आ रहा है। कितना आ रहा है 6.37 के अप्रोक्स आ रहा है। तो अगर 6.37 के अप्रोक्स आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने लगभग 637 रुपए के अप्रोक्स में उधार लिया था, 637 रुपए के अप्रोक्स में उधार लिया था। क्योंकि अगर एक की वैल्यू 6.37 है, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 637 दशमलव समथिंग आएगा, मतलब इसी के आसपास आपने लोन उधार लिया। बात समझ गए। तो ये जो 944 रुपया है, ये दे ऋण होता है, दे ऋण मतलब अमाउंट होता है। अगर आप किस्तों में पैसा नहीं चुकाओगे तो ये पैसा चुकाना है, अगर आप किस्तों में चुका रहे हो तो 200 में ही काम बन जाएगा, यानी 200 200 200 200 4 किस्तों में 800 रुपए लगेगा। इसका मतलब अगर आप 637 रुपए का लोन लेते हो, इसी के अप्रोक्स का लोन लेते हो, तो आपको साधारण ब्याज पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रही है, तो 200 200 200 200 का 4 किस्त यानी 800 रुपए भर करके लोन चुकता कर देना। अब आपके दिमाग में बात जा रही होगी कि सर सही बात है कि भाई 637 का उधार ले रहे हैं, अगर किस्त में देंगे तो 200 200 200 200 यानी 800 रुपए में काम बन जाएगा। अगर किस्त में नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, यानी 944 रुपए में काम बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी प्रॉपर बात समझ गए होंगे, और ये टॉपिक इतना ही बड़ा है सर, सारे सवालों पर हमने बातचीत कर ली, किस्त के सवाल समझा दिए, और सारे सवाल ऐसे सवाल जो एसआई में आज तक आपके एग्जाम में आते होंगे या आगे भी आएंगे, वो सब सवाल पर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बहुत काम का सेशन है, और भी लोगों को शेयर करोगे तो कर भला तो हो भला वाली कहानी है। जितना आप दूसरे के बारे में सोचेंगे उतना भगवान आपके बारे में सोचेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करके तैयारी करनी है, और ये सेशन शेयर करना है, दिशा करियर इंस्टीट्यूट पर आना है, दिशा लर्निंग हब पर आना है, और बने रहना हमारे साथ, देखते रहना है दिशा लर्निंग हब को। नेक्स्ट मिलेंगे तो अगली क्लास में एक धुआंधार क्लास के साथ मिलेंगे, बहुत तूफान काट देने वाली क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब।